स्वागत है आप सभी का पीएलसी द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल पेपर सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट यहाँ बातें लिखी हुई है। 1.5 घंटा यहाँ पर आपका रहेगा टाइम और यहाँ पर आपका 40 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा। इसके आगे दिया हुआ सामान्य निर्देश, इसको पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो आपका कोई अंक काटा नहीं जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 120 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। तो 120 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भागा देंगे। तो 2 छक 12 और 1 0, 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 पर 0 10, तो 2 पच्चे 10 और यहाँ पर 3 पच्चे 15। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 किस में है? तो ऑप्शन नंबर में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है। 306 और 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो यहाँ पर अब हमारा दिया हुआ फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306। सेकंड नंबर दिया हुआ है हम लोग का 657 और इसमें महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है? तो HCF दिया हुआ है आपका 9 और LCM हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो HCF कितना है? तो HCF है 9। LCM कितना है? LCM निकालना है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है? तो फर्स्ट नंबर है 306 और ये 657। हम लोग यहाँ पर LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए 306 इंटू 657 बटा में हम लोग करेंगे 9। तो इसको काटेंगे तो 9 3 27 और 9 4 36। तो इसको काट देंगे 36 बार में, तो ये हो जाएगा और ये 657। तो इसको आप गुना करेंगे तो 2 2 3 3 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 और 25 का HCF है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 5 गुना 5। तो अब HCF क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग लेते हैं HCF। तो 5 दोनों में कॉमन, तो इसका HCF हो गया 5। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए ये अद्वितीय होता है। ये बुक में प्रमेय 1.2 में है, आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले शून्यकों का योग क्या होता है ये हम लोग को जानना है। जो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। अब यहाँ पर हम लोग का वैल्यू, यहाँ पर जो शून्यकों का योग है वो है प्लस में। तो हम लोग इसको ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में है, लेकिन ये अगर b का वैल्यू अगर हम लोग प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला माइनस है, तो ये माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में आंसर नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें है माइनस, b का वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो सकता है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू बैठाते हैं इधर, तो क्या होगा -3√2 और फॉर्मूला से -1 और यहाँ पर हम लोग का a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू है 3। अब यहाँ पर 3√2 बटा में 3 कट जाएगा तो √2 आएगा।
अगला इसमें हम लोग देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा का सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला होता है C/A। इस शून्यकों का गुणनफल होता है, इसका फॉर्मूला हाँ यहाँ पर दिया हुआ 1/3, तो इसको हम लोग C/A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया है हम लोग का वैल्यू, यहाँ पर आ गया है, इसमें मिस्टेक हो गया था। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A और C का वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका वैल्यू 3, तो 1/3 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया जो शून्यकों का योग होता है उसका फॉर्मूला होता है -b/a। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसमें px बहुपद x, तो हम लोग देखेंगे कि x एक्सिस में कितना बार टच किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x एक्सिस में एक बार भी टच नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। a1x प्लस b1y इस तरह समीकरण दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि यदि a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2, तो अगर इस तरह से हो a1 बटा में a2 b1 बटा में 2 और बराबर नहीं हो c1 बटा में c2 के, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2x माइनस 3y 3x प्लस 4y प्लस 6 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या हैं। तो हम लोग इसमें भी हम लोग निकालेंगे a1 बटा में a2। सबसे पहले a1 बटा में a2 निकालते हैं, तो क्या होगा 2/3, फिर b1 बटा में b2 निकालेंगे, तो क्या होगा -3/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इन दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये होगा a1 बटा में a2 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। तो जब ऐसे रहेगा a1 बटा में a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा के b2, तो ये प्रतिच्छेद करती है, ये रेखाएं क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, c के किस मान के लिए युग्म cx माइनस वाई इक्वल टू 2 था cx माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल अनंत होगा। तो हल अनंत होने के लिए क्या होना चाहिए कि a1 बटा में a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा में b2 और बराबर होना चाहिए c1 बटा में c2। तो हम लोग यहाँ वैल्यू निकालेंगे, a1 बटा में a2 का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या है इसका वैल्यू c/6 सॉरी। उसके बाद b1 बटा में b2 क्या है, तो b1 बटा में b2 है -1 बटा में -1/2, तो -1 कर जाएगा तो 1/2। अब यहाँ पर हम लोग c1 बटा में c2 को देखेंगे, तो इसमें 2/4, तो इसमें भी वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर c का वैल्यू क्या रखेंगे, तो c का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3, तभी हम लोग का आंसर आएगा 1/2। तो c का वैल्यू कितना हुआ, तो c का वैल्यू 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 3x प्लस वाई का हल क्या है। तो इसको हम लोग विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हम लोग को कैंसिल करना है y को। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 14 और इसका वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसका हल क्या है। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इस समीकरण को मैं यहाँ लिखता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये 1 और ये 3x प्लस 2y, इसको 4 और ये समीकरण 2 है। तो हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी को काटना है तो हम लोग y को काटेंगे, तो इसको क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें तो पहले से ऑलरेडी 2 है तो इसको नहीं करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर सॉरी 4x बन जाएगा।
4x माइनस 2y इक्वल टू 10, और यहाँ पर वही रहेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इसको हम लोग काटेंगे और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 7x, ये दोनों मिलके 7x, और यहाँ पर 14, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब हम लोग को इस x का वैल्यू किसी इक्वेशन में बैठाना है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में बैठाएंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 2 इंटू कितना होगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ अलग से, ये 4 है और ये y और ये 5, तो y का वैल्यू निकालना है, तो 4 माइनस 5 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1। तो आप चेक करिए ऑप्शन किस में 2 है और y का वैल्यू -1 है, तो 2 और -1, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो इसका कोई हल नहीं होता वो कहलाता है असंगत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है, तो इसका हल क्या है, तो इसका हल हम लोग निकालेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको भी वैल्यू अपने विधि से सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 10 और x का वैल्यू निकलेगा 5। अब x का वैल्यू 5 निकल गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि किसी इक्वेशन में पुट करना है, तो पहला इक्वेशन में पुट करेंगे। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4 कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, तो इसको देखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2x माइनस कितना होगा 6। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस इधर लाएंगे हम लोग सभी टर्म को, प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए बी वाला टर्म नहीं है, तो इसका भी ये आंसर नहीं होगा। इसको आगे देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब एक्स वाला टर्म को इधर लाएंगे, नंबर को भी इधर लाएंगे, तो माइनस एक्स और ये प्लस 1 है और ये जाके प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर 3 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विविक्तर d ग्रेटर देन 0, मतलब d 0 से बड़ा हो तो मूल्य क्या होगा, तो अगर d 0 से बड़ा होगा तो उसका वास्तविक भिन्न वास्तविक मूल्य आएगा, मतलब उसका वास्तविक मूल्य भिन्न आएगा। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, d का मतलब आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर d बड़ा आ गया 0 से तो इसका क्या होगा, तो भिन्न वास्तविक मूल्य होगा, इसका भिन्न वास्तविक मूल्य। और अगर d इक्वल आ गया तो इसमें क्या होगा कि बराबर मूल्य आएगा, बराबर वास्तविक मूल्य। और अगर ये d लेस देन 0 आ गया तो इसका कोई भी मूल्य नहीं होगा,
कोई मूल नहीं, इसका कोई मूल नहीं निकलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन नंबर ए, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसमें मूल का प्रकृति क्या है, तो हम लोग को d निकालना है, और d क्या होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पर 4 × a का वैल्यू 1, और यहाँ पर c का वैल्यू -1। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 5 आएगा। तो d का वैल्यू क्या आया, तो d का वैल्यू आ गया >0। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। इसका मूल हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x² + bx + c के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, तभी मैंने आपको बताया जब d का मान 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर है d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विवेक्तर क्या है। तो विवेक्तर मतलब क्या होता है d, अभी मैंने बताया। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू कितना है, तो 1, और c का वैल्यू 3। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो -11। तो इसका आंसर हो जाएगा -11। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको 18 नंबर क्वेश्चन करा दिए हैं। अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k का मूल समान हो तो k का मान क्या है। स्वागत है आप सभी का PLC द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल पेपर सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट यहाँ बातें लिखी हुई है। 1.5 घंटा यहाँ पर आपका रहेगा टाइम, और यहाँ पर आपका 40 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा। इसके आगे दिया हुआ सामान्य निर्देश, इसको पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो आपका कोई अंक काटा नहीं जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। आइए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 120 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। तो 120 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भागा देंगे। तो 2 × 6 = 12 और 1 0, 2 × 3 = 6, और यहाँ पर 2 × 2 और 1 पर 0 10, तो 2 × 5 = 10, और यहाँ पर 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है। 306 और 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306, सेकंड नंबर दिया हुआ है हम लोग का 657, और इसमें महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है आपका 9, और LCM हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है HCF × LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो HCF कितना है, तो HCF है 9, LCM कितना है, LCM निकालना है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर है 306 और ये 657। हम लोग यहाँ पर LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए 306 × 657 बटा में हम लोग करेंगे 9। तो इसको काटेंगे तो 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36।
तो इसको काट देंगे 36 बार में, तो ये हो जाएगा, और ये 657। तो इसको आप गुना करेंगे तो 2 2 3 3 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 और 25 का HCF है, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आवाज़ गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो 15 का आवाज़ गुणनखंड 3 गुना 5 और 25 का आवाज़ गुणनखंड क्या होगा, तो 5 गुना 5। तो अब HCF क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग लेते हैं HCF। तो 5 दोनों में कॉमन, तो इसका HCF हो गया 5। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का आवाज़ गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए ये अद्वितीय होता है। ये बुक में प्रमेय 1.2 में है, आप इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले शून्यकों का योग क्या होता है ये हम लोग को जानना है। जो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। अब यहाँ पर हम लोग का वैल्यू, यहाँ पर जो शून्यकों का योग है वो है प्लस में, तो हम लोग इसको ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में है, लेकिन ये अगर b का वैल्यू अगर हम लोग प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला माइनस है, तो ये माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में आंसर नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें है माइनस, b का वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो सकता है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू बैठाते हैं इधर, तो क्या होगा -3√2 और फॉर्मूला से -1, और यहाँ पर हम लोग का a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 3। अब यहाँ पर 3√2/3 कट जाएगा तो √2 आएगा। अगला इसमें हम लोग देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा का यहाँ पर फॉर्मूला होता है c/a। जो शून्यकों का गुणनफल होता है इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हो 1/3, तो इसको हम लोग c/a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया है हम लोग का वैल्यू, यहाँ पर आ गया है, इसमें मिस्टेक हो गया था। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a और c का वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका वैल्यू 3, तो 1/3 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया जो शून्यकों का योग होता है उसका फॉर्मूला होता है -b/a। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसमें px बहुपद x, तो हम लोग देखेंगे कि x एक्सिस में कितना बार टच किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x एक्सिस में एक बार भी टच नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। a1x प्लस b1y इस तरह समीकरण दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, तो अगर इस तरह से हो a1/a2 b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 का, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2x - 3y 3x + 4y + 6 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या हैं। तो हम लोग इसमें भी हम लोग निकालेंगे a1/a2। सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं, तो क्या होगा 2/3, फिर b1/b2 निकालेंगे तो क्या होगा -3/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये होगा a1/a2 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ऐसे रहेगा a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, तो ये प्रतिच्छेद करती है, ये रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, c के किस मान के लिए युग्म cx - y = 2 तथा cx - 2y = 4 का हल अनंत होगा। तो
हल अनंत होने के लिए क्या होना चाहिए कि a1 बटा में a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा में b2 और बराबर होना चाहिए c1 बटा में c2। तो हम लोग यहाँ वैल्यू निकालेंगे, a1 बटा में a2 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या है इसका वैल्यू c/6 सॉरी। उसके बाद b1 बटा में b2 क्या है, तो b1 बटा में b2 है -1 बटा में -1/2, तो -1 कट जाएगा तो 1/2। अब यहाँ पर हम लोग c1 बटा में c2 को देखेंगे तो इसमें 2/4, तो इसमें भी वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर c का वैल्यू क्या रखेंगे, तो c का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3, तभी हम लोग का आंसर आएगा 1/2। तो c का वैल्यू कितना हुआ, तो c का वैल्यू 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x - y = 5, 3x + 2y = 4, इसका हल क्या है। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इस समीकरण को मैं यहाँ लिखता हूँ 2x - y = 5, ये 1 और ये 3x + 2y इसको 4 और ये समीकरण 2 है। तो हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी को काटना है तो हम लोग y को काटेंगे, तो इसको क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें तो पहले से ऑलरेडी 2 है तो इसको नहीं करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4x बन जाएगा, 4x - 2y = 10, और यहाँ पर वही रहेगा 3x + 2y = 4। अब इसको हम लोग काटेंगे और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 7x, ये दोनों मिलके 7x और यहाँ पर 14, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब हम लोग को इस x का वैल्यू किसी इक्वेशन में बैठाना है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में बैठाएंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है 2x - y = 5, तो 2 × कितना होगा 2 - y = 5। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ अलग से, ये 4 है और ये y और ये 5, तो y का वैल्यू निकालना है, तो 4 - 5 = y, तो y = आ जाएगा -1। तो आप चेक करिए ऑप्शन किस में 2 है और y का वैल्यू -1 है, तो 2 और -1, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो इसका कोई हल नहीं होता वो कहलाता है असंगत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समीकरण युग्म 2x + y = 9 और x - y = 1 का हल है, तो इसका हल क्या है। तो इसका हल हम लोग निकालेंगे x + y = 9, x - y = 1, इसको भी विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x = 10 और x का वैल्यू निकलेगा 5। अब x का वैल्यू 5 निकल गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि किसी इक्वेशन में पुट करना है, तो पहला इक्वेशन में पुट करेंगे। पहला इक्वेशन x + y = 9, तो x का वैल्यू 5 + y = 9 और y = 9 - 5 = 4, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4 कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x² है तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए x² होगा और यहाँ पर x² है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, तो इसको देखेंगे तो क्या होगा, x² + 2ab, तो 2x हो जाएगा +1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2x - कितना होगा 6। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x² + 2x इस इधर लाएंगे हम लोग सभी टर्म को, +1 - 6 = 0, तो ये कट जाएगा, तो x² - 5 = 0। तो इसमें देखिए b वाला टर्म नहीं है, तो इसका भी ये आंसर नहीं होगा। इसको आगे देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 3x + 1 = x - 2।
अब एक्स वाला टर्म को इधर लाएंगे, नंबर को भी इधर लाएंगे, तो माइनस एक्स और ये +1 है और ये जाके +2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या होगा, x² प्लस 2x और यहाँ पर 3 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विविक्तर d ग्रेटर देन 0, मतलब d 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा। तो अगर d 0 से बड़ा होगा तो उसका वास्तविक भिन्न वास्तविक मूल्य आएगा, मतलब उसका वास्तविक मूल्य भिन्न आएगा। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, d का मतलब आपको पता है b² - 4ac। तो अगर d बड़ा आ गया 0 से तो इसका क्या होगा, तो भिन्न वास्तविक मूल होगा, इसका भिन्न वास्तविक मूल। और अगर d इक्वल आ गया तो इसमें क्या होगा कि बराबर मूल आएगा, बराबर वास्तविक मूल। और अगर ये d लेस देन 0 आ गया तो इसका कोई भी मूल्य नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं निकलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसमें मूल का प्रकृति क्या है, तो हम लोग को d निकालना है, और d क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पर 4 इंटू a का वैल्यू 1 और यहाँ पर c का वैल्यू -1। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 5 आएगा। तो d का वैल्यू क्या आया, तो d का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वास्तविक तथा असमान, इसका मूल हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस bx प्लस c के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, तभी मैंने आपको बताया जब d का मान 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर है d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या है। तो विविक्तर मतलब क्या होता है d, अभी मैंने बताया। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो 1 और c का वैल्यू 3। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो -11। तो इसका आंसर हो जाएगा -11। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको 18 नंबर क्वेश्चन करा दिए हैं। अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k का मूल समान हो तो k का मान क्या है। तो मैंने आपको बताया मूल समान होने के लिए क्या होना चाहिए। तो मूल समान होने के लिए हम लोग का जो d का वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। तो d इक्वल टू 0, और d क्या होता है, तो d होता है b² माइनस 4ac। इसको 0 होगा तो अब b का मान बैठाते हैं। तो b का मान कितना है, तो b का मान है -4। तो -4 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे हम लोग 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू k है इक्वल टू 0। अब 4 4 का कितना होगा 16, और इसको गुना करें तो -4k इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 16, और इसको उधर भेज देंगे तो 4k अभी कट जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा, तो k का वैल्यू आएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 का मूल ज्ञात करें। तो इसका हम लोग मूल ज्ञात करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसका डी निकालना है और उसका मूल का प्रकृति निकालना है। तो डी के बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है -5। तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 6। तो ये कितना होगा, 25 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर और यहाँ पर 24। तो ये आ गया है वैल्यू 1। और अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, तो इसके दो भिन्न मूल होंगे। क्या होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। तो दो भिन्न मूल निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है -b/2a प्लस √d और बटा में 2a। उसके बाद दूसरा मूल निकालने के लिए हम लोग -b/2a और यहाँ पर माइनस फिर से √d/2a। अब इसको वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें हम लोग वैल्यू बैठाएंगे तो ये आ जाएगा -b b का वैल्यू कितना है, -5 और 2 इंटू क्या है यहाँ पर a का वैल्यू 1, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे √d। तो यहाँ पर √1 बटा में क्या होगा, 2 इंटू 1। फिर दूसरा मूल निकालने के लिए हम लोग -5/2 इंटू 1, फिर यहाँ पर क्या करेंगे -√1 बटा में 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करें तो -5/2 और प्लस √1 का 1 ही होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा -5/2 और यहाँ पर 1 बटा में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आंसर, तो इसका होगा ये तुम्हारा आ जाएगा आपका ये 5 और ये +1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर हम लोगों ने गलत मान बैठा दिया है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर बाहर में एक माइनस होगा और यहाँ पर भी बाहर में एक माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा -5 यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 6 बटा में 2 और ये 4 बटा में 2। तो इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा और ये काटेंगे तो 2। तो 3, 2 किस में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 है इसमें, 2 और 3। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन AP है। तो AP में होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके जो सार्वंतर D वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 2 में 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, तो ये AP में नहीं है। अगला चेक करते हैं हम लोग, ये 2 और इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, तो सेम नंबर ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आप इसको चेक करेंगे तो इसमें ऐड नहीं हो रहा है सेम नंबर। अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे AP 2, 7, 10 और 7 का 10वां पद क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। A बराबर दिया हुआ 2, D बराबर कितना होगा, तो D बराबर 7 - 2 = 5 और यहाँ पर 10वां पद बोला है, मतलब n दिया हुआ, तो n का वैल्यू दिया हुआ है 10। अब हम लोग यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, 10वां पद, तो यहाँ पर a10 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 10 है और 10 - 1 और d का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 9 × 5। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना होगा, 9 × 5 = 9 × 5 = 45, 45 और 2 कितना होगा 47। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। 2 अंकों वाली, तो सबसे पहला जो अंक है जो 3 से विभाजित है 2 अंकों वाली, वो है आपका 12 और इस तरह से आ जाएगा आपका 12 के बाद 15, फिर इस तरह से 18 और लास्ट नंबर क्या है जो 2 डिजिट नंबर 2 अंकों की संख्या है जो 3 से डिवाइड है, तो ये है 99।
तो ये देखो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ए पी बन रहा है, तो यहाँ पर ए बराबर 12 और डी बराबर कितना होगा, तो 15 माइनस 12 3 होगा। और यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब हम लोग को ए एन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 99। अब हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम लोग को एन निकालना है, तो यहाँ पर ए एन का वैल्यू दिया हुआ कितना 99, ए का वैल्यू 12 और एन का वैल्यू नहीं पता है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है 3। और यहाँ पर तो हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 99 माइनस 12 और यहाँ पर 3। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर अब घटाएंगे तो 7 होगा और ये 8 होगा और n माइनस 1 और इंटू 3 होगा। और यहाँ पर हम लोग n माइनस 1 निकालना है, तो हम लोग 87/3 करेंगे, तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 हम 27, तो यहाँ पर 29 n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या होगा, तो 29 प्लस 1, तो n का वैल्यू आ जाएगा 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हम लोग को। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं। विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1, फिर दूसरा विषम संख्या हो जाएगा 3, फिर 5, इस तरह से डॉट डॉट जाएगा। लास्ट विषम संख्या क्या है, तो 49, तो ये भी एक ए पी बन रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर 1, डी बराबर कितना होगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ ए एन बराबर 49। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एन का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगा के एन का वैल्यू निकालेंगे ए प्लस एन यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पर आप माइनस लिख लीजिएगा डी। तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 49 और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे तो इधर आप 49 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना होगा 48 होगा और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2, तो n माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 48/2। तो यहाँ पर काटे देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 24 और n का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 25 आपका आ जाएगा। अब n का वैल्यू निकालने के बाद अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे उनका पदों का योग। तो पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो पदों का योग का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, या फिर आप लिख सकते हैं a प्लस l भी लिखते हैं हम लोग, an को ही हम लोग l बोलते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू आ गया आपका 25 और यहाँ पर बाई 2 करेंगे। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 और an का वैल्यू कितना है, तो 49। अब यहाँ पर कितना होगा, तो 25/2 और यहाँ पर 50, आप इसको काट देंगे तो 50 और इसको गुना करेंगे तो 625 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 625। अगला क्वेश्चन, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, एक समान होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका आकृति में यदि DE पैरेलल BC है, DB बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.5 सेंटीमीटर, EC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो DE पैरेलल है किसके, BC के। तो अगर ये पैरेलल होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भुजा का अनुपात है, इस जो भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बटा में DB और इक्वल टू क्या होगा, AE बटा में होगा आपका EC। तो AD का वैल्यू कितना है, तो AD का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो AD को AD लिखेंगे। DB का वैल्यू कितना है, 2 है, AE का वैल्यू कितना है, 1.5 है और ये AC का वैल्यू 3। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 5 15 दूनी 30, तो AD बटा 2 और यहाँ पर कितना बचा 1/2। अब AD का वैल्यू निकालना है तो 2 इधर चल जाएगा और ये 1/2 तो कट जाएगा, तो AD का वैल्यू
कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर कोई भी त्रिभुज है उसका संगत कोण बराबर है, दो है ना, दो त्रिभुज के संगत कोण, तो संगत कोण बराबर होता है तो उसका जो समरूपता होता है वो होता है ए समरूपता। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल A और एंगल P ये बराबर है और कितना है 60 डिग्री। फिर आप देख सकते हैं एंगल B ये बराबर है किसके, एंगल Q के, कितना है 80 डिग्री। और यहाँ पर एंगल C बराबर है एंगल R के, तो कितना है, ये है आपका 40 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ए समरूपता है, एंगल समरूपता से क्या होगा, एंगल समरूपता से ट्राइंगल त्रिभुज ABC और यहाँ पर त्रिभुज PQR क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR। तो कहाँ पर है ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर देख सकते हैं PQR, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है। संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो अगर समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज मतलब हो जाएगा कि सभी भुजा बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 भुजा स्क्वायर, तो और यहाँ पर भी नीचे हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। और यह अनुपात में दिया हुआ पहला जो त्रिभुज है उसका 4 है और दूसरा का 9, तो हम लोग यहाँ बैठा देंगे, ये कट जाएगा, पहले इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर बैठा देंगे 9 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका 4 जा 4 16 और ये 9 81, तो इसका आंसर कहाँ है, तो इसका आंसर ये है। आप इसको देखिए, ये ऑप्शन भी मिलता जुलता है, इसको आप टिक नहीं करिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा √2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का हम लोग को पूछा ये शीर्षलंब, तो इसका फॉर्मूला होता है शीर्षलंब का √3/2 गुना भुजा। तो यहाँ पर क्या होगा, √3/2 और यहाँ पर भुजा का मान कितना है, 2 है, तो ये 2 कट जाएगा, तो इसका क्या आएगा, √3a। तो ऑप्शन कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो B का मान क्या होगा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका वैल्यू ज़्यादा है और इसका वैल्यू कम है, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस फार्मूला ट्राई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको मानेंगे A से BC, हम लोग यहाँ पर ABC को मानेंगे, यहाँ पर अभी नहीं बना देते हैं, हम लोग को पता नहीं कि कौन सा ट्राइंगल है, तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं। तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये h होगा, तो AC² इक्वल टू क्या होगा, आपका हो जाएगा AB² प्लस BC²। AC का वैल्यू कितना है, तो 12 है, बैठाते हैं। AB का वैल्यू कितना है, तो 6 और √3 का स्क्वायर है। BC का वैल्यू कितना है, तो 6 है, तो इसका होगा 144 और इसका कितना होगा, तो ये इसका हो जाएगा 6 × 36 और 36 तिया, तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, 36 तिया कितना होता है, 6 तिया 18 का 8, तुम्हारा 1, 3 तिया 9, 1 10, तो यहाँ पर 108 आ जाएगा और यहाँ पर 6 × 36 और आप यहाँ पर 144, यहाँ पर भी 144। तो देखिए आप यहाँ पर क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अगला दो भुजाओं के वर्ग
के योग के बराबर है। तो ये कौन सा थ्योरम है? तो ये पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? एक एंगल 90 होता है, इसीलिए v का वैल्यू क्या हो गया? तो v का वैल्यू हो जाएगा आपका 90, क्योंकि इस पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक बिंदु पर नहीं बोला है। तो हम लोग बहुत सारा रेखा खींच सकते हो, अपरिमित रूप से अनेक। अगला, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब वृत्त, यहाँ पर कोई वृत्त है और वहाँ से दूर पर एक 13 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी पर एक 13 सेंटीमीटर पर कोई है एक लाइन और एक स्पर्श रेखा है जिसका है 12, ये है 13 और ये 12। तो यहाँ पर बोल रहा है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग नाम देते हैं, इसको ओ नाम देते हैं, इसको पी और इसको क्यू। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये है 90 डिग्री, जहाँ पर ये लाइन यहाँ पर टेंजेंट जहाँ बनता है और रेडियस ये इस पर टेंजेंट होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो ये आपका हो गया है एच, ये एच मानेंगे इसको पी और इसको बी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा? ओ पी का वैल्यू कितना है? ओ क्यू का वैल्यू तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर। ओ पी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, और यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 169 और इसका हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 144। अब इसको घटा देंगे तो 169 माइनस 144, तो इसका आ जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। तो पी क्यू स्क्वायर। अब इसको पी क्यू का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इधर रूट अंडर कर देंगे, तो पी क्यू का वैल्यू आ गया आपका 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा केंद्र Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो ये भी सेम इस तरह क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर साइड में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक वृत्त खींचेंगे और उसमें क्या करेंगे कि एक स्पर्श रेखा है जो उसका लंबाई कितना है? तो उसका लंबाई है 24 सेंटीमीटर, और जो Q की केंद्र से दूरी, एक बिंदु कोई Q है, इसका दूरी है यहाँ पर केंद्र से 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला है त्रिज्या निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको नाम देते हैं, सेंटर को O, इसको P। तो यहाँ पर भी हम लोग पाइथागोरस पर फॉर्मूला लगाएंगे। मैं यहाँ पर ऊपर में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? एच होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आप किसी को भी मान लीजिए, ओ पी का स्क्वायर लंब और यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का वैल्यू कितना है? तो 25 है। ओ पी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और यहाँ पर पी क्यू का जो वैल्यू है वो है 25। तो इसका स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर हैंड राइटिंग अच्छा से दिख नहीं रहा है। ये 25 है, तो 25 का स्क्वायर 625, और यहाँ पर पी क्यू का ओ पी का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका होता है 576। तो ओ पी का वैल्यू निकालना है, ओ पी का स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 625 माइनस 576 कर देंगे। अब वीडियो को अच्छे से ध्यान से दिखेगा, अपने से बना लीजिएगा एक बार। तो ओ पी का जो वैल्यू है, ओ पी स्क्वायर का वैल्यू वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 49। और अगर हम लोग ओ पी का वैल्यू निकालेंगे तो ओ पी का क्या हो जाएगा? रूट अंडर 49 हो जाएगा, और ओ पी का वैल्यू आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है? तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बचा है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि दो वृत्त है, एक का त्रिज्या संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र पर दो वृत्त बना हुआ है, और यहाँ पर जो छोटा वृत्त है उसका त्रिज्या है 3, और यहाँ पर एक जीवा है
और बड़े वृत्त का कितना है, त्रिज्या 5 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी, तो यहाँ से हम लोग केंद्र से यहाँ मिला देंगे और यहाँ पर मिला देंगे और बीच में भी एक लंब डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 90 डिग्री बन रहा है। इसको हम लोग नाम देंगे ओ पी क्यू और इसको बीच में आर नाम दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। हम लोग को जीवा की लंबाई निकालना, तो जीवा की लंबाई क्या होगा, तो पी क्यू है और पी क्यू को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पी आर प्लस क्या होगा, आर क्यू या फिर क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, और ये पी आर और पी क्यू बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लंब जो होता है ये जीवा को 2 भाग में बराबर बांटता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये होगा h, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, इसको आप ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, और ओ क्यू कितना है, तो ये हम लोग बताए थे 5 सेंटीमीटर है और ये छोटे वृत्त की चीज़ 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ओ आर, तो ओ क्यू का वैल्यू हम लोग 5 बैठा देंगे, ओ आर का वैल्यू कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा, और आर क्यू का वैल्यू नहीं पता है तो आर क्यू का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर ये 5 25 और ये 3 3 9 और यहाँ पर आर क्यू, और यहाँ पर क्या होगा 25 - 9 इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर घटाएंगे तो 16 होगा, 16 आर क्यू और स्क्वायर। तो अब आर क्यू का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 16 का अंदर में रूट चल जाएगा और आर क्यू का वैल्यू आ जाएगा 4। अब यहाँ पर आर क्यू का वैल्यू 4 आया है और आर क्यू का वैल्यू अब आया है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। तो दोनों का वैल्यू कितना होगा 4। अब हम लोग को पी क्यू का वैल्यू निकालना है, तो पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू को जोड़ देंगे पी आर और पी क्यू, तो दोनों 4 आया, तो 4 + 4 तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर है। यहाँ पर थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड वृत्त पर कोई त्रिज्या से बना एक खंड होता है। तो देखिए ये वृत्त, या इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ये ला। तो आप याद कैसे रखेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से आपको क्या करना है कि इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है और इसका एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ पर और टोटल सर्कल का कितना क्षेत्र डिग्री होता है, तो 360। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को 360 में से हम लोग को थीटा निकालना है। 360 में से क्या करना है, हम लोग को थीटा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थीटा और कितना में से निकालना है, 360 में से। तो देखिए आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है कहाँ से जाता है, बीच से, और बीच से जो जाती है रेखा, मैंने आपको सर्कल चैप्टर में बताया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस चैनल में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है, इसको हम लोग बोलेंगे व्यास, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त पर आंतरिक कोण बनाती है। तो यहाँ पर चाप क्या होता है, तो चाप परिधि पर कोई एक जगह से खींचा हुआ भाग होता है। तो ये क्या होगा, तो इसको भी हम लोग एक कोण बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि इस परिधि में से हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो टोटल परिधि कितना होता है, तो परिधि होता है 2 पाई आर, लेकिन हम लोग को इस थीटा का निकालना है। तो थीटा कितना में से निकालना है, 360 में से। तो इसका फॉर्मूला हो गया ये वाला। तो इसका कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। अगला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 360 का कोण अंतरित करती है। तो इसमें हम लोग त्रिज्यखंड अभी बताया मैंने, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 6 × 6 और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 60 और 60 × 60 तो 360। तो ये 6 × 36 वह 6 36 कट जाएगा, ये 6 बार में कट गया, 6 ये कट गया सॉरी यहाँ पर। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 और ये 132/7। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चरी। तो ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये है आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एक घोड़ा को मैदान में बांध दिया है तो घोड़ा को कहीं भी बांध सकता है, और घोड़ा क्या करेगा, घूमेगा और ये अपना इतना जगह चरेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो रस्सी का लंबाई है वही क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू r हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि इस त्रिज्या इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और r का वैल्यू कितना है 7 गुना 7 हम लिखते हैं और ये कट जाएगा तो कितना होगा, तो ये 7 दूनी 14 का 4 हाथ मेरा 1, 7 दूनी 14 के 15 का 5, तो 154 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 154। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप ही के लिए फ़ायदा होगा, फ्री है बिल्कुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।